फ्रेंड्स, आज हम एसी सर्किट के बारे में बता रहे हैं। एसी सर्किट में जो सर्किट एलिमेंट होता है वो किस तरह से उसका कैलकुलेशन होता है, करंट वोल्टेज कैसे उसमें लीड और लैग करता है, यानी एसी सर्किट के बारे में पूरा समझना है। आप थोड़ा देर ध्यान से समझिए, आपको एसी इतना बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि इसका क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। अब एसी को समझने के लिए इसमें छोटा छोटा चीज है, आप किताब कितना पढ़ लीजिए सब दिमाग में घुसेगा, लेकिन आपको पता चलेगा न्यूमेरिकल आपसे नहीं बन रहा है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन में एसी का गलती हो जाता है। तो एसी को एकदम पूरा अंदर से समझिए। यदि आप डीसी में V = IR समझे हैं और उसका कैलकुलेशन समझे हैं तो समझिए कि एसी भी आप समझ चुके हैं। बस उसको आपको समझना है सही से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपको नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले एसी सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले एसी समझिए। एसी डीसी में तो डिफरेंस है, वो सब आप रट के याद रख लीजिएगा, लेकिन समझने के लिए अंदर से फीलिंग होना चाहिए। आप एसी को समझ रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं दिमाग में, वो तभी संभव है जब आप इस 3-4 चीज को समझिएगा। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है एसी में, इंपीडेंस, एसी में इंपीडेंस वर्ड क्या है, लीड और लैग, फिर फेजर डायग्राम। तो पहले हम इसको अच्छा से क्लियर करते हैं। इसको अच्छा से क्लियर करेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले समझिए फ्रीक्वेंसी कहां डिस्टर्बेंस करता है। देखिए डीसी करंट में तो फ्रीक्वेंसी नाम का कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, इसीलिए वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। अब एसी में फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि 1 सेकेंड में, ध्यान से समझिए, 1 सेकेंड में कितना बार वो इस तरह से बढ़ के, ये हुआ 1 साइकिल एसी का, 1 साइकिल की एक बार वोल्टेज या करंट ऐसे गया, फिर वोल्टेज घट के फिर वोल्टेज पहले के बराबर हो गया, ये 1 साइकिल होता है। 1 सेकेंड में ऐसा कितना साइकिल ग्राफ बनता है। इलेक्ट्रॉन मूव इस तरह से करता है, इस तरह से मूव करता है, इस तरह से। यदि ये वायर है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में पोजीशन बीच में है इस तरह से, तो इसमें वाइब्रेट करता है। तो 1 सेकेंड में वो कितना बार कंप्लीट वाइब्रेशन किया, ये समझना। ये एसएचएम में रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। एसएचएम के क्लास कीजिएगा, एसएचएम में और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अब इसमें क्या है आपको समझना है कि फ्रीक्वेंसी से आखिर क्या फर्क पड़ता है इस सब में। यहीं से आप समझना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एसी में आखिर ओमेगा का क्या फर्क पड़ जाता है, फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ता है। तो फर्क यही पड़ता है कि जब केवल रेसिस्टेंस रहता है, जब केवल रेसिस्टेंस रहता है तो ओमेगा कम हो या ज्यादा हो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करे या स्लो मूव करे, यानी वाइब्रेट करे, फास्ट वाइब्रेट करे, स्लो वाइब्रेट करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और करंट और वोल्टेज एक साथ चलता है और इसी को बोलते हैं कि ये फेज में है, कोई आगे कोई पीछे नहीं। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो वोल्टेज भी घटेगा, दोनों एक साथ फेज में रहने का मतलब छोटा सा एग्जांपल से समझ लीजिए। इन फेज और आउट फेज किसको बोलते हैं। इन फेज का मतलब क्या हो गया, एक साथ चलना। एक साथ चलने का मतलब, इसको और बढ़िया से समझिए छोटा सा एग्जांपल से। सपोज कीजिएगा आप पापा के पॉकेट से पैसा चुरा रहे हैं, पापा के पॉकेट से पैसा चुरा रहा है, पापा सामने उधर मुंह करके बैठा हुआ है या इधर देख रहा है, तो आप क्या ऐसे झांकिएगा पापा किधर देख रहे हैं। पापा यदि उधर देख रहे हैं तो आपका हाथ पॉकेट में से घुसेगा, फिर जैसे ही पापा इधर देखेंगे तो आप ऐसे होंगे, फिर पापा उधर देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे इधर जाने का। तो पापा का फेस और आपका हाथ दोनों एक साथ इस तरह से मूव कर रहा है, इसी को बोलते हैं इन फेज। यानी आपका इवेंट सारा, पापा का जो इवेंट हो रहा है वो एक फेज में है। क्लियर हुआ। यानी जब पापा इधर फेस कर रहे हैं तो आप भी हाथ कोई खींच रही थी, इसको बोलते हैं इन फेज। आउट फेज का मतलब क्या हुआ कि चोरी में पकड़े जाना, पापा इधर घुमा रहे हैं फेस और आप हाथ इधर से डाल रहे हैं। बच रहे थे, जेबर बच रहे थे, लेकिन संजोग से जिस पर हाथ डाले वो फेस इधर घुमा लिए, दैट मींस वो सिंक्रोनाइज नहीं हुआ एक साथ। इसको बोलते हैं आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब समझिए यहां पर, तो यहां पर इसको बोलते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि करंट और वोल्टेज यदि केवल रेसिस्टिव सर्किट रहे, केवल रेसिस्टेंस रहे एसी में, तो करंट और वोल्टेज इन फेज रहता है। इन फेज का मतलब दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा, दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा। हो सकता है कम बेसी घटे बढ़े, लेकिन एक साथ होगा सर। ये क्लियर हो गया। तो फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है, तो फेजर डायग्राम, या आधा स्टूडेंट तो फेजर डायग्राम का मतलब सुन के ही बोलता है कि हमको नहीं समझ में आया। फेजर डायग्राम कुछ नहीं है। फेजर डायग्राम में केवल ये समझाया जाता है कि वोल्टेज और करंट कैसे चल रहा है। तो फेजर डायग्राम का मतलब इसको ग्राफ में कुछ नहीं, ऐसे है तो यदि वोल्टेज इधर है तो करंट भी इसी ग्राफ पर रहेगा, यानी इसी एक्सिस पर रहेगा। दैट मीन्स जो कम बेसी जो भी हो सब एक साथ चलेगा, आगे पीछे नहीं होगा। बीच में फेज एंगल वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, फेज डिफरेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, लीड लैग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। जस्ट यही हो गया
फेजर डायग्राम। दैट मीन्स इधर यदि करंट पकड़ते हैं, ये वोल्टेज पकड़ते हैं, दोनों एक एक्सिस पर रहेगा और एक ही साथ चलेगा। ये रेसिस्टेंस का फेजर डायग्राम सिंपल ये हो गया। एक वेलोसिटी के लिए ये एरो दे दिया, वेलोसिटी सॉरी, ये वोल्टेज के लिए दे दिया और ये करंट के लिए दे दिया, और इसी तरह से ये इसका फेजर डायग्राम होगा। अब दूसरे का फेजर डायग्राम समझिएगा और क्लियर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हमको समझना है, फ्रीक्वेंसी से क्लियर हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी से तो इसमें तो समझ गए, इसमें फ्रीक्वेंसी क्या उखाड़ेगा, इसमें क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितना जल्दी या कितना स्लो वाइब्रेट कर रहा है। और इंडक्टर कैसा होता है सर? इस तरह से घुमा घुमा हुआ रहता है इंडक्टर। इसमें क्या होता है कि जैसा है करंट आप बढ़ाइएगा तो लेंज रूल बोलता है कि इसका उल्टा मैग्नेटिक फील्ड उधर से बनता है और उसको अपोज करता है, घुसने नहीं देगा। दैट मीन्स यदि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो आसानी से जाने देगा। जैसा इलेक्ट्रॉन फास्ट होना चाहेगा तो उससे उधर से अपोज करने वाला मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाएगा तो लेंज रूल के हिसाब से तो वो उसको और ज्यादा रोकना चाहेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फास्ट होना चाहेगा उतना ज्यादा उधर से अपोज करने वाला भी फोर्स लगेगा और वो आसानी से पास नहीं कर पाएगा। तो डीसी में ये क्या करता है? डीसी में तो इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे जाता है, उसका जो मोशन है वो फिक्स्ड है, वो कम बेसी नहीं होता और वो इधर पास हो जाता है। तो डीसी सर्किट में ध्यान से समझिए, डीसी सर्किट में यदि इंडक्टर को जोड़ेंगे तो जस्ट लाइक ये वायर की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट, मतलब ये पूरा का पूरा करंट फ्लो होने देगा, ये थोड़ा भी रोकने का कोशिश नहीं करेगा। इनिशियल में रोकेगा एकदम, जिसमें जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से बढ़ेगा, उसी समय थोड़ा सा रोकेगा। जैसा ही कांस्टेंट हो जाएगा तो ये रोकना बंद कर देगा। दैट मीन्स ये तो चेंज को रोकता है ना, लेंज रूल क्या बोलता है कि चेंज को रोकता है। यदि वो अपना वैल्यू चेंज करेगा तो उस चेंज को अपोज करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा इलेक्ट्रॉन या कांस्टेंट मोशन में जाएगा तो वो कुछ नहीं करेगा, आसानी से पास होगा। अब समझ में आ गया होगा। यदि हम एसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, यानी बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करें, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करे, तो इसमें रोकने वाला फोर्स भी होगा, एकदम पूरा कस के उसको जकड़ने का कोशिश करेगा, हिलने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन को। दैट मीन्स यदि ध्यान से समझिए, यदि ओमेगा का वैल्यू बढ़ेगा तो इसमें जो फ्लो होने का प्रोसेस है वो और स्लो हो जाएगा, फ्लो होने का प्रोसेस जो है वो और स्लो हो जाएगा। ये हो गया इंडक्टर का। उसी तरह से फिर कैपेसिटर में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटर में आप किस डीसी सर्किट में कैपेसिटर को जोड़िएगा तो वो ओपन सर्किट होता है। दैट मीन्स करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। एक बार जो चार्ज हो जाएगा उसको फोटो से समझिए, तब समझ में आएगा। ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगा समझने के लिए, ध्यान से समझिए। इस तरह से कैपेसिटर है, यदि डीसी करंट देंगे तो शुरू में क्या होगा कि यहां पर चार्ज हुआ प्लस फिर माइनस, तो जब तक ये फुल चार्ज होगा तब तक इस सर्किट में करंट का फीलिंग होगा। जब तक ये फुल चार्ज होगा सर्किट में करंट होगा। जब ये फुल चार्ज हो गया अब करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और इसमें नहीं आ रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये आपका स्टेबल हो जाएगा और करंट जीरो हो जाएगा। दैट मींस ये ओपन सर्किट। अब और करंट सर्किट में नहीं पता चलेगा जब डीसी में रहेगा तो। लेकिन जब एसी में रहेगा तो अभी इधर प्लस है इधर माइनस है, एक हाफ साइकिल में, मतलब जब इस साइकिल को पकड़ेंगे तो इस तरह से है, लेकिन जैसे ही इस साइकिल को पकड़ेंगे तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। दैट मींस इसमें प्लस माइनस, यानी इधर यदि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है तो इधर भी वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब करंट तो पास हो रहा है। तो एसी सर्किट में जब कैपेसिटर लगाते हैं ये करंट फ्लो होने देता है, लेकिन अब कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा उसको समझना होगा। जैसे आप इसमें अभी इस केस में समझे तो लीड लैग, उस तरह से इसमें भी समझना है। फिर इसका भी फेजर डायग्राम अपना होता है, ये इसके डिटेल में समझाएंगे। अब इसमें समझिए, यहां पर फ्रीक्वेंसी से समझ में आ गया, इसमें भी फर्क पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कितना जल्दी फास्ट कर रहा है उतना बढ़िया से तेज होगा। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें जितना ओमेगा बढ़ रहा था तो रुक रहा था, इसमें ओमेगा बढ़ेगा तो और अच्छा से सब जाएगा। चलिए, इसमें अब फ्रीक्वेंसी से क्या क्या चेंज होता है इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर इंपीडेंस के बारे में समझिए। एक्चुअली बचपन से जो क्लास 9 से या 10 से जब से भी स्टार्ट किया V = IR, आर को हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते आए हैं। एक्चुअल में रेसिस्टेंस ठीक है, पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जब किसी कंडक्टर में मूव करता है या किसी एलिमेंट से मूव करता है और उसको जो रोकने का क्षमता है, मतलब उसका जो अपोज करता है, अपोज करने का, तो रेसिस्टेंस ठीक है रेसिस्टेंस के लिए, लेकिन कॉमन वर्ड होता है एक्चुअल में इम्पीडेंस। कॉमन वर्ड होता है इम्पीडेंस।
इंपीडेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसको जो रुकावट का जो सहन करने का क्षमता है, जो वायर को जो रोकने का, वायर में जो कोलिजन के कारण यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का आगे बढ़ने का, उसको रोका जो जाता है, हर चीज का अलग अलग होता है, तो उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में इंपीडेंस उसका कॉमन टर्म है। तो रेसिस्टेंस कैसे आ गया? तो रेसिस्टेंस केवल रेसिस्टेंस के लिए है, क्योंकि हम तो पहले केवल रेसिस्टेंस ही पढ़ते थे। इंडक्टर और कैपेसिटर तो अभी आया है। अब समझिए कि कॉमन वर्ड इंपीडेंस है। अब इंपीडेंस में मतलब हो गया कि इंपीडेंस में हमको तीन चीज मिलेगा। इंपीडेंस में तीन चीज मिलेगा। एक मिलेगा रेसिस्टेंस, दूसरा इंडक्टर के केस में इंडक्टेंस, और तीसरा कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब इसको बढ़िया से समझने के लिए रेसिस्टेंस हो गया, इसको समझिए रेसिस्टिव इंपीडेंस। रेसिस्टिव इंपीडेंस इंडक्टर में हो जाएगा इंडक्टिव इंपीडेंस। इंडक्टिव इंपीडेंस यानी कैपेसिटर के केस में कैपेसिटिव इंपीडेंस। कैपेसिटिव इंपीडेंस सबका वैल्यू भी अलग अलग होता है, और यहीं पर आप समझ जाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। रेसिस्टेंस जो होता है इसका सिंपल आर ले लेते हैं, रेसिस्टेंस का सिंपल आर ले लेते हैं। लेकिन जब इसका इंपीडेंस, इंडक्टर का जब इंपीडेंस खोजते हैं तो इसके जगह पर एल ओमेगा लेते हैं। एल ओमेगा, एल हो गया इंडक्टेंस, ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी, और दोनों की इंटू करते हैं तो इसका इंपीडेंस मिलता है हमको। अब कैपेसिटेंस में जो लेते हैं वो 1/c ओमेगा, 1/c ओमेगा ये हो गया। दैट मीन्स यदि आप रेसिस्टेंस में आर पकड़ते हैं और इंपीडेंस में एल ओमेगा, इंडक्टर में एल ओमेगा होता है, कैपेसिटर में 1/c ओमेगा होता है, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। अब V = IR जो फॉर्मूला सब दिन रटे हैं, सिंपली आर के जगह इस सब को रखिए, वही फॉर्मूला बनते चला जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब I = आप I0 sin ओमेगा t लिखिए एसी के लिए, जहां आर का जगह है, आर एक्चुअली आर रेसिस्टेंस मत इंपीडेंस बोलिए। इसी इंपीडेंस को कॉमनली तीनों को एक्स दिखाता है, तीनों को एक्स से डिनोट करते हैं। तो एक्स से डिनोट करते हैं, दैट मीन्स एक्स आर, एक्स एल, एक्स सी, इसी को बोलते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एसी में एलिमेंट का वैल्यू या एलिमेंट का बिहेवियर कैसे रहता है। तो उसी तरह से अब एक क्वेश्चन और पूछता है, डायमेंशन। तो आर का जो डायमेंशन होगा वही एल ओमेगा का डायमेंशन होगा, और वही 1/c ओमेगा का डायमेंशन होगा। इसीलिए ये बार बार, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा है डायमेंशन के बारे में। तो यहीं से याद रखिए, जब तीनों एक ही है तो आर का, एल ओमेगा का, 1/c ओमेगा का डायमेंशन सेम होगा। उस हिसाब से ऑप्शन चुनिए। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब लीड लैग, लीड लैग का मतलब समझ गए कि करंट और वोल्टेज, वही पॉकेट से पैसा निकालने वाला केस को समझिए कि पापा उधर फेस कर रहे थे, हम ऐसे कर रहे थे, तो इन फेज हो गया। अब इसमें लीड लैग का मतलब हो गया कि पापा अभी पूरा फेस उधर घुमाए भी नहीं है, हम हाथ घुसा दिए, हम हाथ घुसा दिए। दैट मीन्स हम थोड़ा आगे चल रहे हैं पापा के फेस रोटेशन से, तो यहां पर लीड हो गया। लैग कैसे बोलेंगे कि पापा का फेस घूम चुका है, उसी समय हमको घुसाना चाहिए था, लेकिन हम देरी से वहां हाथ डाल रहे हैं, तो हम लैग कर गए। तो यही चीज है लीड और लैग का कॉन्सेप्ट। अब फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम आपको समझाए, तो वही लीड लैग को दिखाता है फेजर डायग्राम में। फेजर डायग्राम कुछ नहीं है, बस वोल्टेज और करंट दोनों को एक्सिस पर दिखाना है कि वो आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। उसमें आपको वोल्टेज को आप एक्स एक्सिस पर पकड़ के रखिए, यानी एक्स एक्सिस पर फिक्स कर दीजिए, और करंट को अलग अलग एक्सिस पर ले जाइए सिचुएशन के हिसाब से। करंट यदि लीड करेगा, ध्यान से समझिए, यदि इस तरह से है, इस पर V को फिक्स कर दीजिए। अब I यदि लीड करेगा तो I इस पर आ जाएगा, लैग करेगा तो इस पर आ जाएगा, पीछे होगा तो इधर आएगा, आगे जाएगा तो इस पर आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, यहां हमेशा 90 का एंगल रहेगा। यही लीड लैग का कॉन्सेप्ट है। अब इसको आप जब समझिएगा तो आपको बहुत हल्का लगेगा समझने में। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसका कैलकुलेशन आप किसी भी बुक में देखिएगा। अब ये हो गया थ्योरेटिकल समझने के लिए, थ्योरेटिकल समझने के लिए। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं, ये याद रहे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको क्या याद रहना चाहिए, आसानी से देखिए समझ जाइएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसी का आपको इक्वेशन,
इक्वेशन याद रहना चाहिए। दूसरा, ये हमेशा आपको याद ही रहेगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये याद तो रहता ही है। तो इक्वेशन अलग अलग के लिए, आर के लिए इक्वेशन v इक्वल टू आई आर यानी E इक्वल टू आई आर अगर लेते हैं बस पुट कर देना है, आई उसी तरह से I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका जो इक्वेशन होता है ये याद रखिए, E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। ये याद रखने का मतलब क्या हो गया कि इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होता है वो एल डी आई बाई डी टी होता है, उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एल डी आई बाई डी टी होता है। तो इक्वेशन लिखने के लिए जब बाहर से बैटरी लगाइएगा तो बैटरी का ईएमएफ ई और उसका ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी है, दोनों माइनस होके इस तरह से जीरो, यानी दोनों इक्वल होगा, इसीलिए इस तरह लिखे हैं। अब इसी को सोल्व करके आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आया है मैथमेटिकली, इसको आप बुक में देखिएगा समझ में आ जाएगा। दूसरा उसी तरह से सी में E माइनस क्यू बाई सी, कहां से आया है, इसमें आप कैपेसिटर में सिंपल फॉर्मूला है, वोल्टेज जो होता है V इक्वल टू क्यू बाई सी, बस वही फॉर्मूला है, E इक्वल टू क्यू बाई सी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यही से क्लियर होता है कि आई में प्लस पाई बाई टू है, आई इसमें लीड करेगा, आई इसमें माइनस पाई बाई टू है, आई इसमें लाइक करेगा। इसको और समझिए अच्छा से, ये तो समझ गए कि इसमें फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को घुसने नहीं देता है, अपोज करता है। कैपेसिटर में आखिर प्लस पाई बाई टू कैसे होता है, कैपेसिटर में प्लस पाई बाई टू ऐसे होता है, इसको ध्यान से समझिए कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर से निकला तो यहां प्लस होगा, उसी समय दूसरा उधर वाला इलेक्ट्रॉन तुरंत इस पर आके माइनस करता है, इधर इलेक्ट्रॉन आके माइनस करता है। तो ध्यान से समझिए कि इस केस में हो क्या रहा है कि जो करंट जो फ्लो होगा, करंट तो सर्किट में फ्लो हो गया, करंट सर्किट में फ्लो हो गया, तो करंट जो फ्लो हुआ, देखिए यहां बैटरी लगा हुआ है, करंट जो फ्लो हुआ तो इलेक्ट्रॉन के चलते, आप ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉन को कितना रास्ता मूव करना पड़ा, यहां से यहां पर तो इसको कुछ करना ही नहीं पड़ा। ये इलेक्ट्रॉन यहां आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से चल दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर से यहां आया, यहां माइनस है, यहां आया, उसी समय जस्ट इमीडिएट इसके कैपेसिटर के इफेक्ट से यहां से एक इलेक्ट्रॉन चल दिया। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को मूव करना तो और आसान हो गया, इतना इस पाथ में तो रेसिस्टेंस बचा ही नहीं, वो तो एकदम फट से, मतलब यही इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आया है, ये यहां प्लेट पर आया, उसके चलते यहां से इस प्लेट से दूसरा इलेक्ट्रॉन गया। फिर जब उल्टा होगा, यानी एसी के केस में जिस समय इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से भागेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को वाइब्रेट करना इस जोन के कारण थोड़ा आसान हो गया, फास्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब फास्ट हो गया तो यानी करंट फास्ट हो गया, तो करंट यहां लीड करेगा, इसमें किसी को कोई शक। इसी के कारण कैपेसिटर में इलेक्ट्रॉन फास्ट होता है और करंट लीड कर जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें आगे आपको इसका इक्वेशन ये समझ में आ गया, यहां से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अब फेजर डायग्राम को समझ लीजिए, उसके बाद इसका सर्किट का जो वैल्यू निकालते हैं सर्किट में, उसका करंट पूरे सर्किट में जब इसका कॉम्बिनेशन मिलेगा तब उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो आपको समझना है। तो उसको समझने के लिए आप छोटा छोटा इक्वेशन से चालू कीजिए। सबसे पहले तो ये चीज हमेशा याद रखिए ध्यान में, ये जो है ये इसको बोलते हैं XL, ये जो है XC, ये हो गया XR। इतना ही तो याद रखना है, इसी में तो सब कहानी खत्म हो जाता है एसी का, इसी में सब कहानी खत्म हो जाता है एसी का। अब कॉम्बिनेशन देखना है, कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो नेक्स्ट क्लास में इसका कॉम्बिनेशन सर्किट में कॉम्बिनेशन समझाएंगे,